Good morning everyone. Welcome back to our online classes. Yesterday we have continued with the third lesson of history, that is ruling the countryside. हमने देखा कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने किस प्रकार पहले हमारे महत्वपूर्ण शहर थे उनके ऊपर कब्जा किया, उसके बाद गांवों की तरफ बढ़े। किस लिए? क्योंकि रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज किया जाए। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? जब बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दे हैव गॉट द दीवानी राइट्स, कि दीवान के तौर पर उनको अधिकार मिल गया कि रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं उस एरिया में। तो उन्होंने क्या किया? नथिंग वाज चेंज देयर, दे फॉलोड द पास्ट सिस्टम। जो पहले व्यवस्था थी उसी को फॉलो किया गया कि जितनी रेवेन्यू कलेक्ट की जा सकती है उतनी करें, और अपने सारे जितने भी खर्चे हैं वो इस रेवेन्यू से पूरे किए जाएं। एक चीज उन्होंने और चेंज कौन सी नहीं की थी? एक चीज ये चेंज नहीं की कि उनको पता था कि जो पुराने जमींदार हैं या फिर यहाँ के शासक हैं, उनकी एक प्रेस्टीज है, एक अथॉरिटी है जनता के अंदर, तो उनको मानते हैं, तो कलेक्ट उन्हीं से करें, यानी टैक्स वो कलेक्ट करें, उनसे हम ले लें। अब उसके बाद इनको लगा कि इस प्रकार हमारी रेवेन्यू की डिमांड है वो कब तक पूरी होगी, कि कहने के तो हमें सुधार करना पड़ेगा। जब तक खेती में सुधार नहीं होगा तो उसके बाद रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी? अगर किसानों को आमदनी नहीं होगी तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी? तो उसके लिए उन्होंने कई प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई। तो वो व्यवस्थाएं पढ़ेंगे आज हम कि व्हाट वर द न्यू सिस्टम्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू, कि उन्होंने अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो उसमें फर्स्ट था परमानेंट सेटलमेंट। अभी परमानेंट सेटलमेंट क्या था? स्थायी बंदोबस्त। इसमें इन्होंने क्या किया कि लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। इन्होंने एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो लैंड रेवेन्यू उसको फिक्स कर दिया गया कि आपके यहां मान लो कि हम साल में आपसे केवल 50,000 रुपए लेंगे। ये फिक्स कर दी गई कि इसको बढ़ाया नहीं जाएगा। अब उसके बाद जो वहां जमींदार थे या चीफ्टेन सरदार थे, उनको जमींदारी अधिकार दे दी कि जमीन आपके पास रहेगी, आप हमें फिक्स इतनी अमाउंट देंगे, यानी साल में आप फिक्स अमाउंट देंगे हमें, और ये अमाउंट बढ़ाई नहीं जाएगी। परमानेंट सेटलमेंट हम इतनी अमाउंट चाहिए केवल, उसमें ये टाइम मेंशन नहीं किया कब तक नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी ये मैसेज दिया गया केवल कि हम इतनी रेवेन्यू लेंगे, आपसे इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। उम्मीद क्या थी ब्रिटिशर्स को कि हमने अगर फिक्स कर दिया तो जो भी जमींदार है दे विल इंप्रूव द लैंड, कि वो खेती का सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो फिक्स कर दी, इससे ज्यादा हम लेंगे नहीं। जितना इंप्रूवमेंट होगा खेती के अंदर, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो रेवेन्यू किसकी बढ़ेगी? पहले किसान की बढ़ेगी, उसके बाद टैक्स जो वसूलेंगे जमींदार, उनकी आमदनी बढ़ेगी। हमारा फिक्स हमारी तो बढ़ेगी, तो प्रॉफिट किसको मिला? जमींदार को प्रॉफिट मिलेगा, और अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो खेती के अंदर सुधार करेंगे, यानी इंप्रूवमेंट ऑफ द लैंड। वो अलग अलग मेजर्स अपनाएंगे कि इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था हो, उसके साथ साथ लैंड रिफॉर्म मेजर्स की भूमि सुधार कैसे किए जा सकते हैं उसके लिए अच्छी व्यवस्था हो, किसानों को लोन वगैरह प्रोवाइड कराना है, उनको बीज खाद वगैरह प्रोवाइड करना, उसका शायद वो सुधार करेंगे ताकि प्रोडक्शन बढ़े, उनका प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों ने तो अपनी रेवेन्यू फिक्स कर दी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो जमींदार थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया उसको इंक्रीज करने का, लैंड रिफॉर्म करने का, भूमि सुधार करने का, और उसका परिणाम क्या निकला कि धीरे धीरे कुछ जमींदारों की तो जमींदारी अधिकार तो चले गए, जमींदार राइट्स तो चले गए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे वापस ले ली, इतनी रेवेन्यू दे नहीं पा रहे थे। इतनी रेवेन्यू जब वो नहीं दे पा रहे थे तो अंग्रेजों ने वो जमींदारी के जो अधिकार थे, ऑक्शन, ऑक्शन क्या होता है? बोली लगाना, कि उनको दूसरा अगर इतने में लेने को तैयार हो कि मैं दे दूंगा इतने, ये एरिया मेरे को दे दिया जाए, इतने रेवेन्यू मैं पे करूंगा कंपनी को, तो ऑक्शन कर दी गई उसकी। लेकिन भूमि के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। अब कुछ समय के बाद इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 1810 के आसपास, हालांकि मार्केट में थोड़ी सी डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने का मतलब क्या था? आमदनी बढ़ना, क्योंकि जो चीज पहले 10 में बिक रही थी अगर अब 15 में मिल रही है तो 1.5 गुना प्राइस बढ़ गए। अब उससे जब किसानों की आमदनी बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ी। अब वो रेवेन्यू बढ़ी, जमींदारों ने उसके बाद भी कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने सोचा क्यों रिस्क लें, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद अगर रेट नीचे आ गए तो नुकसान होगा। फिर भी इसको सुधारने का कोई प्रयास, भूमि सुधार का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि ये व्यवस्था सही नहीं है, हमने अधिकार भी दे दिए, उसके बाद हमारी रेवेन्यू फिक्स है वो भी नहीं आ रही है। फिर दूसरा, कंपनी के खर्चे लगातार बढ़ रहे थे। द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी वाज कंटिन्यूअसली राइजिंग, लगातार बढ़ रहे थे, वो इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो फिक्स की थी उस रेवेन्यू से वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे अपने सारे खर्चे। तो उनको लगा कि हमें तो रेवेन्यू और बढ़ानी होगी, तो इसके लिए इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी व्यवस्था शुरू की, जिसका नाम दिया गया महलवाड़ी। इसमें एक वर्ड है महल, इसको एक्सप्लेन कर रखा है बराबर में।
महल एक यूनिट के लिए दे रखा है कि जैसे पूरे गांव के लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया महल, या फिर कई गांव के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया महल। यानी महल वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया गया, किसी एक घर के लिए नहीं। जैसे हम बोलते हैं महल है तो किसी एक घर के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया, या तो पूरे गांव के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया, या फिर कई गांवों को मिला के उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो महलवाड़ी सिस्टम क्या था कि एक गांव के अंदर जितने भी घर हैं, अब हर एक का असेसमेंट कराया गया कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है। अब उस प्रोडक्शन से हमारी जो रेवेन्यू होगी वो कितनी हो सकती है, सबका असेसमेंट करा लिया गया। एक गांव में मान लो 100 घर है, 100 घर में प्रत्येक व्यक्ति के पास जमीन कितनी है, उससे हम कितनी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, फिर सबको ऐड कर दिया गया कि हर घर में इतनी रेवेन्यू और हर घर से कितनी रेवेन्यू एक व्यक्ति इकट्ठी कर सकता है। उसको कलेक्ट करने के बाद जो गांव का मुखिया होता उसको जिम्मेवारी दे दी गई। यानी उन घरों से कलेक्ट कौन करेगा, गांव का जो मुखिया होगा वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा और वो कंपनी को पे करेगा। इसमें गांव की जिम्मेवारी दे दी गई, यानी एक पार्टिकुलर एरिया पूरा डिसाइड नहीं किया गया। जैसे जमींदार राइट में दे रखा था कि एक पूरा एरिया दे दिया गया, उसमें से कलेक्ट करें। लेकिन यहाँ प्रत्येक जो गांव था उसके अंदर जितने घर थे उनमें सब में देखा गया किस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कितनी रेवेन्यू दे सकता है, उसको ऐड कर दिया गया कि टोटल गांव की रेवेन्यू कितनी होगी। और उसकी जिम्मेवारी किसको दे दी गई, हेडमैन मुखिया को दे दी गई कि वो पे करेगा, वो गांव से कलेक्ट करेगा और उस कंपनी को पे करेगा। ये शुरुआत किसने की थी, होल्ट मैकेंजी ने की थी 1822 में। और कहां शुरुआत की गई है, वेस्टर्न प्रोविंस जो बंगाल का था, बंगाल के पश्चिमी जो हिस्सा था उसके अंदर इसकी शुरुआत की गई। बंगाल के पश्चिमी हिस्से में इसकी शुरुआत की गई, 1822 में इसकी शुरुआत की गई। लेकिन यहां भी कोई ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं निकले, और क्योंकि एक हेडमैन के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई, जितने लोगों से कलेक्ट करना, रेवेन्यू का कलेक्ट नहीं पा रहा, तो फिर लोगों ने खेती करना छोड़ देंगे। अब उन्होंने फिर तीसरी व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था रैयतवाड़ी। अब ये वर्ड किसके लिए था, पीजेंट किसान के लिए। रैयत अगर वर्ड पढ़े तो क्या है, फार्मर किसान के लिए था। अब ये क्या कर दिया गया, इंडिविजुअल फार्मर से ली जाए रेवेन्यू। अब इन्होंने क्या किया कि पहले तो प्रमाण जमींदारों को अधिकार दिए थे, उसके बाद एक गांव के लिए मुखिया को अधिकार दे दिए कि आप देंगे रेवेन्यू, और तीसरी बार उन्होंने कहा क्यों ना डायरेक्ट किसान से ले ली जाए। और परमानेंट के बाद महलवाड़ी और रैयतवाड़ी में फिक्स नहीं थी रेवेन्यू, यानी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू ज्यादा ले लेंगे, अगर कम है तो कम नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ाई जा सकती है, फिक्स नहीं रहेगी वो। अब यहाँ डायरेक्ट किसान से, क्योंकि साउथ इंडिया में, ज्यादा इसमें दक्षिण भारत का देखा, साउथ इंडिया के अंदर जमींदारी व्यवस्था जैसे हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में थी ऐसी मजबूत नहीं थी, तो यहाँ सीधा किसान से प्रोडक्शन का हिस्सा लिया जाने लगा कि उसके ऊपर कितना टैक्स कहां से लिया जाएगा। इसमें ज्यादातर हिस्सा कौन सा होता था, इसमें ज्यादातर लैंड रेवेन्यू होती, खेती से आमदनी, लैंड प्रोड्यूस जो होता, प्रोडक्शन होता, उस पर 50% के आसपास ले लेते। उसके बाद कैटल्स के ऊपर, जो भी जानवर जो लोग रखते थे उनके ऊपर टैक्स लगता था। तो इसमें रैयतवाड़ी में डायरेक्ट किसान से लिया जाने लगा टैक्स। इसमें फिर प्रॉब्लम क्या आई कि इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए और वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था इसको पे करना। और ये किसने शुरुआत की थी, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड ने इस रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। तो वहां रेवेन्यू के लिए कितने प्रकार की व्यवस्थाएं की थी, पहला परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट में एक फिक्स कर दी गई रेवेन्यू कि इतनी रेवेन्यू कंपनी लेगी, यानी ब्रिटिश कंपनी लेगी, और उसके लिए जमींदारों को अधिकार दे दिए गए कि एक जमींदार या चीफ्टेन सरदार होगा, वो यहां से जमीन से इकट्ठा करेगा, और वो रेवेन्यू फिक्स है, अगर उसे ज्यादा आती है तो जमींदार का प्रॉफिट है। उसके बाद महलवाड़ी, एक गांव के लिए ये पूरा एक एरिया था, उसके बाद और कम करके गांव को दे दी गई, गांव के लिए, और गांव के मुखिया को जिम्मेवारी दी गई, यानी हर घर का अलग सेपरेट असेसमेंट किया गया किसके पास कितनी जमीन है, कितना टैक्स लेना है। लेकिन यह फिक्स नहीं था, बढ़ाया जा सकता था प्रोडक्शन बढ़ता तो। अब उसके बाद दूसरे में, उसके बाद रेवेन्यू की जिम्मेवारी किसी हेडमैन मुखिया था उसको दे दी गई कि वो सारा कलेक्ट करेगा और जमा कराएगा। तीसरे में सीधा किसान से टैक्स वसूला जाने लगा, प्रत्येक किसान की जमीन का असेसमेंट कराया गया, इस किसान के पास कितनी है, कितना प्रोडक्शन हो सकता है, और उसके बाद प्रत्येक किसान से उसका टैक्स कलेक्शन होने लगा। लेकिन फिर वही टैक्स बहुत ज्यादा थे कंपनी के, वो पे नहीं कर पाते, तो ज्यादातर ने खेती करना छोड़ दिया। तो इसमें परेशानी आई, तो सब कुछ ऑल वाज नॉट वेल, लेकिन सब कुछ सही नहीं चला, क्योंकि तीनों ही व्यवस्थाओं के अंदर टैक्स ज्यादा थे, कंपनी ज्यादा कलेक्ट करना चाहती थी रेवेन्यू, और उसमें परेशानी आती, लैंड इंप्रूवमेंट कहीं हुआ नहीं। तो उसके बाद कंपनी को बाकी चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ा, उसमें ज्यादातर कौन सी थी कि क्यों ना वो फसलें उगाएं भारत में जो कि वहां रॉ मटेरियल की डिमांड को पूरी कर पाए यूरोप की। तो उस सेटलमेंट रेवेन्यू के बाद उन्होंने किस पर फोकस किया कि ट्राई टू कंप्लीट द नीड ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ यूरोप फ्रॉम इंडिया। वी विल कंटिन्यू
from that topic in the next class. Thank you and have a nice day.